हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 21 नवंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। गाइज, हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे पहला, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त, ध्यान से देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस राष्ट्र के चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, दैट इज भारतीय निर्वाचन आयोग, ध्यान रखेंगे आप, निर्वाचन आयोग, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? आपका संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए अलग से प्रोविजन रखा गया है और साथ ही साथ ये मेंशन किया गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा। ध्यान रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। इनको असिस्ट करने के लिए दो अलग से इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ध्यान रखिएगा, दो अलग से इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और ये जो चीज होगा आपका इलेक्शन कमिश्नर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा आपको मेंशन किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सैलरी होगा ये आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित होगा, ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारित होगा। और इसकी सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो ये कहां मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है सेकंड शेड्यूल, ध्यान रखेंगे आप, सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के सेकंड शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल यानी दूसरी अनुसूची में इसके बारे में बात किया गया है। तो ये तो बात हो गई भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सीईसी अगर बात करें तो कौन है प्रेजेंट सीईसी? तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट सीईसी राजीव कुमार, ध्यान रखेंगे आप, राजीव कुमार, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार को नेपाल में आगामी चुनाव, ध्यान रखिएगा, नेपाल में आगामी चुनाव जिसमें से 57 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इसके अलावा 550 अलग अलग राज्यों के विधानसभा, ठीक है, अलग अलग नेपाल के राज्यों के विधानसभा के सीटों पर चुनाव होना है। और इन सभी के लिए पर्यवेक्षक के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग के कमिश्नर राजीव कुमार जी को बुलाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा थोड़ा सा फैक्ट आप और याद रखेंगे कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 109 देशों में 2200 से भी अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित कर चुका है चुनाव के मामलों में, ठीक है, अधिकारियों को प्रशिक्षित कर चुका है, ठीक है, अधिकारियों को प्रशिक्षित कर चुका है चुनाव के मामलों को लेकर के। क्लियर रहेगा? तो यहाँ पे आप जो भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा आप स्टैटिक पार्ट से रिलेट कीजिए, थोड़ा सा आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कीजिए, थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कीजिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेट करेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किस देश ने आमंत्रित किया है? तो वो होगा आपका नेपाल, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर रहेगा? आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन है राष्ट्रीय मत्स्यिकी, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा किस राज्य को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो पहले मैं बता दूंगा आपको कि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड 21 नवंबर को ध्यान रखेंगे, यानी कि आज 21 नवंबर को दमन में, ध्यान रखिएगा आप, दमन में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये पुरस्कार जो है आपका प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर होगा आपका बी। अब बात आती है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे कि अब
यहां पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, कौन है यहाँ पे मिनिस्टर? पुरुषोत्तम रुपाला, याद रखिएगा, पुरुषोत्तम रुपाला। और राज्य मंत्री की बात करें तो याद रखिएगा डॉक्टर संजीव कुमार बलियान, डॉक्टर संजीव कुमार बलियान। ये कौन है? ये राज्य मंत्री हैं, कुमार बलियान। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान। इनकी उपस्थिति में विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार दमन में आयोजित एक कार्यक्रम में किसे दिया जाएगा? 21 नवंबर को छत्तीसगढ़ को दिया जाएगा। दैट इज करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस देश को नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार। अब हम यहां पर बात करेंगे कि नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार परिवार नियोजन के मामले में सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? थाईलैंड के पटाया में, याद रखेंगे आप, थाईलैंड के पटाया में। और अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में वर्ष 2022 के लिए भारत को ध्यान रखेंगे आप, वर्ष 2022 के लिए भारत को लीडरशिप, ठीक है, नेतृत्व उत्कृष्टता, लीडरशिप एक्सेलेंसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत को परिवार नियोजन के लिए नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और एक खास बात और कि वर्ष 2022 में एकमात्र देश भारत है जिसने परिवार नियोजन के ऊपर अच्छा काम किया है, एक गुड वर्क और एक्सलेंट वर्क और स्टेप्स लिया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। क्वेश्चन है यहाँ पे V20, ध्यान से देखेंगे, V20 समूह के विषय के बारे में। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं G20, पढ़े हैं G20 के बारे में। तो G20 की तरह यहाँ पर V20 है। क्या है? V20 क्या काम करती है? क्लाइमेट वल्नरेबल, ठीक है, कमीशन, ठीक है, CVC, ठीक है, क्लाइमेट वल्नरेबल कॉन्फ्रेंस, CVC के लिए V20 का समूह बनाया गया। और यहां पे बोला जा रहा है आपसे कि V20 समूह में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है इसका जवाब देना है। तो ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेट वल्नरेबल की अगर हम बात करें, V20 समूह की बैठक जो हुई है अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो यहां पर शुरुआत हुई है IMF के द्वारा, ध्यान रखिएगा, IMF के द्वारा। ठीक है, और IMF जब इसमें शामिल हुआ है तो वर्ल्ड बैंक इसमें इंक्लूडेड रहेगा, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक इंक्लूडेड रहेगा। दूसरी चीज, जब भी आपको पैसे से रिलेटेड, इंटरनेशनल पैसे से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में आपसे बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन सभी का अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सभी का जो हेडक्वार्टर होगा ये होगा आपका वाशिंगटन DC में। ये इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन DC में, जो कि US का कैपिटल सिटी है, यहीं पर रहेगा आपका क्या? यहीं पर रहेगा आपका हेडक्वार्टर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के। अब हम यहां पर देखते हैं V20 समूह की स्थापना, ध्यान रखिएगा, V20 समूह की स्थापना 2015 में की गई थी। 15 में की गई थी, कब की गई थी? 8 अक्टूबर को। ठीक है, पहली चीज एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है तो 8 अक्टूबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि V20 समूह की स्थापना पेरू की राजधानी लीमा में की गई थी। यह आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, यह स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि V20 जो है, ठीक है, V20 जो ग्रुप है इसकी
पेरू में स्थापना की गई थी और पेरू की राजधानी है लीमा। सेकंड हम बात करते हैं उस समय की, अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता के बारे में बात करें V20 का, तो फिलीपींस। अगर आपको पता होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जानते हैं क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियाटिक कंट्री की अगर हम बात करें तो सभी को मिलाकर के एशिया के कॉन्टिनेंट्स एरिया में सभी देशों के डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था और इसकी राजधानी, सॉरी इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ध्यान रखिएगा मनीला में। तो अब बात आती है कि अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो फिलीपींस के अगर ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के कोलैबोरेशन से फिलीपींस के वित्त मंत्री, याद रखिएगा वित्त मंत्री सीजर वी पुरीसीमा, सीजर वी पुरीसीमा ने इसकी अध्यक्षता की है, किसकी? V20 की। नेक्स्ट आता है कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ऑब्वियसली विश्व बैंक समूह और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इन दोनों ने कंबाइंड रूप से इसमें पार्टिसिपेट किया है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। और साथ ही साथ अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली मिस्र में COP27 का कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था। इसी प्रकार से जब हम यहां पे क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम की बात करते हैं CVF, ध्यान रखिएगा CVC बोलिए, कमीशन बोलिए, फोरम बोलिए। अब बात आती है कि जब हम फोरम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कहां हुई? पेरू की राजधानी लीमा में। और इस बार की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो फिलीपींस के वित्त सचिव, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी सीजर वी पुरीसीमा। अब बात आती है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब बात आती है कि क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ जब हम यहां पर वल्नरेबल क्लाइमेट फोरम की बात करते हैं, ठीक है, वल्नरेबल क्लाइमेट फोरम की बात करते हैं, तो यहां पर क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोस्टा रिका प्लान, ध्यान रखिएगा कोस्टा रिका प्लान। फोर्थ स्टेटमेंट आपको उसी के बारे में बात करता है कि इसकी गठन की प्रेरणा जो है क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम की कोस्टा रिका एक्शन प्लान, ठीक है, कोस्टा रिका एक्शन प्लान, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CAP भी कहते हैं, कैप के 2013-15 के सम्मेलन से लिया गया था। 2 साल के लिए प्लान चलाया गया था। उस प्लान के बाद ही CVF यानी कि क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम के गठन का कॉन्सेप्ट लिया गया था, अवधारणा ली गई थी। तो यहां पे जब आप सभी स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चारों इंटरलिंक्ड हैं। और अगर हम 2022 के बारे में बात करें तो V20 ग्रुप में इसकी अध्यक्षता से रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया, इन सभी को ध्यान में रखते हुए चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, ठीक है, यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में, ध्यान से देखेंगे आप, राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? अब बात आती है डिजिटल रूप से सशक्तिकरण का क्या मतलब है। डिजिटल सशक्तिकरण का मतलब क्या है, ठीक है, डिजिटल सशक्तिकरण की जब बात आती है तो इसका मतलब क्या है? एम्पावरमेंट, डिजिटली एम्पावर करने की जब बात आती है तो क्या है? प्रेजेंट सिनारियो में, वर्तमान परिवेश में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको न्यूज, बहुत सारी घटनाएं ऐसे देखने को मिलती है जहां पे दरिंदगी की हद होती है, जहां पे महिलाओं को, बालिकाओं को लेकर के दरिंदगी की हद होती है। रिसेंट का न्यूज अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 7 मंथ पहले से लेकर के अभी तक का पूरा प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। इवन रिसेंट न्यूज में आप ये भी देखिए कि हमारे बिलासपुर में, ये ऑफ टॉपिक है बट जानना आप सभी के लिए जरूरी है, और हम जो एक पार्टिकुलर टाइम पे बोलते हैं मोमबत्तियां लेके निकलते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। मोमबत्तियां लेकर के निकलिए ना, किसने मना किया है? मोमबत्तियां लेकर के निकलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आज के यूथ बोलना छोड़ दें। आप लिखिए, बोलिए, जहां भी ऐसा कुछ होता है आप बोलिए, और आप समझ रहे होंगे कि मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। आप किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हो, अगर आप जा रहे हैं किसी भी जगह पे प्रिपरेशन करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडीज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, आप जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन घर से बाहर कदम रखते वक्त आपके दिमाग की हर एक लाइट
ब्लिंक नहीं बल्कि फुल पावर में जलनी चाहिए। आज आप अगर न्यूज सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे तो आपको न्यूज सुनाई पड़ा होगा, दिखाई पड़ा होगा, दिखाई दिया होगा कि रिसेंटली बिलासपुर में एक ऐसी घटना घटी है कि पीएससी की प्रिपरेशन के लिए गई हुई थी कोई स्टूडेंट, जिनका हत्या हुई है, यानी मर्डर हुआ है उनका। क्लॉज कुछ भी कंसिडरेशन में हो, ठीक है, रीजन चाहे जो भी रहा हो, बट ये किस हद तक सही है? आप बोलिए, लिखिए, सिर्फ मोमबत्तियां उठाने से काम नहीं होता, ठीक है, आप लिखिए, बताइए कैसे। हम यहां पे एक तरफ बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, हम यहां पर बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, और दूसरी तरफ इन घटनाओं को देख करके हमने क्या किया, हम क्या सीख लेते हैं? आज से 10 साल पहले 2012 की घटना, वो आपको याद होगी, दिल्ली की निर्भया हत्याकांड। क्या था, कितना टाइम लगा उसके पनिशमेंट के लिए? तो मैं यहां पे किसी को ऑफेंस या डिफेंड नहीं करने आया हूं, मैं सिर्फ उन बातों के बारे में आपको बताने आया हूं जो सच है। सोसाइटी ऐसे ही नहीं चलती। जब आपका वजूद नहीं था तब भी सोसाइटी थी, जब आपका वजूद नहीं रहेगा तब भी सोसाइटी रहेगी। और वैसे हम सब पढ़ते हैं, अगर आप लोग मेंस की प्रिपरेशन करते होंगे तो आप सोशियोलॉजी आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपको लिखा मिलेगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमंस आर अ सोशल एनिमल। तो उन सब चीजों को आप देखिए, समझिए, आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक स्टेप किसी भी व्यक्ति को किस हद तक कहां लेकर के जा सकती है, आप शायद समझ भी नहीं सकते। आप अगर किसी टारगेट को लेकर के किसी शहर में, किसी अनजान शहर में, किसी अनजान जगह पर जाकर के रह रहे हैं, तो आप अपने उस टारगेट को फोकस कीजिए। दोस्ती, फ्रेंडशिप, सब अपनी अपनी जगह, सबको प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन आप उस प्रायोरिटी को प्रायोरिटी पे रखिए जिसके लिए आपने अपने घर से बाहर कदम रखा है, ठीक है। यहां मेरे इतना सारी चीजें बोलने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको यहां किसी को भी मैं गलत साबित कर रहा हूं या किसी को मैं सही साबित कर रहा हूं, नहीं, मैं किसी को गलत या सही साबित नहीं कर रहा हूं। मैं अभी यहां पे मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अपनी आवाज को बंद करके मत रखिए। पहला चाटा, ध्यान रखिएगा, जितनी भी गर्ल्स हैं या फिर बॉयज हैं, किसी भी ना किसी तरीके से अगर ह्यूमिलिएट हो रहे हैं तो उन सभी के लिए मैं बता दूं, पहला चाटा, पहला जलील, ठीक है, और पहली गाली अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो होल लाइफ आपको बर्दाश्त करनी होगी। पहला चाटा, पहली गाली, ठीक है, और उसके बाद पहली बार अगर कोई आपको जलील कर रहा है या आपको कुछ भला बुरा कर रहा है बिना आपके बारे में जाने सोचे, अगर आपने उसको बर्दाश्त कर लिया तो फिर आप पूरी होल लाइफ आप उसको कॉम्प्रोमाइज करके जिएंगे। मत करिए ऐसा, आगे बढ़िए, लाइफ आपकी है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, लाइफ आपकी है, देखना आपको है, ठीक है। कैसे मैनेज करना है, कोई भी किसी भी घर वाले की अगर हम बात करें, कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी घर से लोग अगर हम देखें तो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे ऐसा करें, हमारे बच्चे वैसा करें, कोई नहीं चाहता। आपको हर तरीके से फुल सपोर्ट किया जाता है। आप अपने घर में बात करके देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपके मंथली जो एक्सपेंसेस आपको दिए जाते हैं उसमें कभी लेट हुआ हो? परिस्थितियां अलग हों, लेट हो तो उसके रीजंस बताते हैं पेरेंट्स, जबकि पेरेंट्स को रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों दे वो आपको एक्सप्लेनेशन, क्यों एक्सप्लेन करें कि क्यों लेट हुआ, बट फिर भी आपको बोलते हैं। आप उस एक्सपेक्टेशन को समझिए और जिस चीज के लिए आप बाहर निकले हैं उसको अचीव करके फिर वापस जाइए। किसी रॉयल्टी के लिए आप बाहर निकले हो, एक रॉयल्टी की जो लाइफ होती है ना उसके लिए बाहर निकलो, आप उसको अचीव करो, देन आफ्टर आप घर जाओ, कोई इशू नहीं है। सारे दोस्त, सारे रिलेटिव, सारी चीजें आपको लाइफ में मिलेंगी, कुछ अचीव कर लो, ठीक है। और ऐसी सिचुएशंस जहां भी होती है, चाहे वो हमारे शहर की बात हो या किसी भी शहर की बात हो, इन सब पे लिखिए, बोलिए। आप सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया हर कोई आज यूज करता है, आप उसके बारे में बोलिए कि आपके थॉट्स क्या हैं, बताइए। बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, ठीक है। हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, जो हमारे इन्वायरमेंट में अभी इवेंट्स देखने को हमें मिल रहे हैं, जो भी सर्टेनिटी हमारे सामने आ रही है, उन सभी की अगर हम बात करें तो सब पे बोलिए, खुल करके बोलिए। हर किसी का फ्रेंड हो सकता है, हर किसी का भाई कजिन कहीं पढ़ रहा है, किस आधार पे उसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा की अगर हम बात करें, कैसे देगा, कौन देगा? समझिए इस बात को, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का मतलब यह है सोशल मीडिया, ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया अवेयरनेस, सोशल मीडिया अवेयरनेस, सोशल मीडिया अवेयरनेस, सोशल मीडिया के लिए अवेयरनेस, और साथ ही साथ डिजिटली कोई आपको चीट कर रहा हो या किसी भी माध्यम से चीट कर रहा हो, ठीक है, आप उन सारी चीजों को समझ पाए, इसके लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास, ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से डिजिटल शक्ति 4.0, ध्यान रखिएगा, डिजिटल शक्ति 4th जनरेशन, इसका मतलब है डिजिटल शक्ति 4th जनरेशन, ठीक है, डिजिटल शक्ति 4th जनरेशन की शुभारंभ की है। किसने? डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग ने। क्लियर रहेगा? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले के वेटलैंड्स को रामसर स्थल में शामिल किया जाएगा? वेटलैंड्स को रामसर स्थल, क्या है रामसर? पता है क्या है रामसर? ध्यान रखिएगा, 1972 में 1972 में याद रखेंगे आप, 1972 में जब 1972 के कॉन्फ्रेंस, 1971 में कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, कहां पे हुआ था? ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर स्थान पे, ठीक है, रामसर स्थान पे एक सम्मेलन हुआ था 1971 में, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ में, यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था रामसर में, और वहां पे बोला गया था जलीय जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के बारे में, जलीय जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के बारे में, संरक्षण और संवर्धन के बारे में। और तब से किसी भी स्थल को जब वेटलैंड्स एरिया को, जलीय जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है तो उसे हम रामसर साइट्स के नाम से देते हैं, ठीक है, रामसर साइट्स के नाम दे देते हैं। अपने इंडिया में हम बात करें तो अभी तक कुल 75 रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स एरियाज की अगर हम बात करें रामसर साइट्स हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक एक भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में एक भी रामसर साइट नहीं है, इंडिया में टोटल 75 है। इसके अलावा हम बात करें तो यूनेस्को ने जब ईरान के रामसर में यहां पर जब सम्मेलन आयोजित किया तो सम्मेलन में इंटरनेशनल वेटलैंड ट्रीटी साइन करवाया था, ठीक है, जलीय जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए IWT का साइन करवाया था, ठीक है, WII वेटलैंड इंस्पेक्शन ऑफ इंडिया, वेटलैंड इंस्पेक्शन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स छत्तीसगढ़ के इस जिले में आएंगे और इसका पूरा सर्वे करेंगे, ध्यान रखिएगा, सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। देन आफ्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को क्या करेगा? रामसर साइट डिसाइड करेगा, डिक्लेयर करेगा। तो ध्यान रखिएगा, दुर्ग जिले के कंबाइंड, अविभाजित दुर्ग जिला अगर हम बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अविभाजित दुर्ग जिले के 5 जगहों पे, पहला गिधवा, ध्यान रखिएगा, गिधवा, ठीक है, पहला चीज अगर हम आपसे बात करें तो गिधवा के बाद फिर आपका आता है परसदा, ठीक है, गिधवा हो गया, परसदा हो गया, मुरकुटा हो गया। इन सारी जगहों को कंबाइंड अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप के पक्षियों का प्रवास स्थल है ये, और इन सभी को वेटलैंड्स को, इन सभी आर्द्र भूमि को अगर हम बात करें
तो रामसर साइट्स में शामिल कराने की बात चल रही है और टोटल हमारे यहाँ 8 हैं। 8 में से किसी एक को रामसर साइट में शामिल किया जाएगा, ये कंपल्सन है। मिनिमम एक आपके रामसर साइट छत्तीसगढ़ को इस बार मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर आपका बी होगा कि अविभाजित दुर्ग जिले के अलग अलग वेटलैंड्स में से किसी एक को इस बार रामसर साइट्स का दर्जा मिलने वाला है और इससे इंटरनेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ की पहचान बढ़ेगी। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने स्थानों का चयन पंप हाइड्रो स्टोरेज के लिए किया गया है? अब पंप हाइड्रो स्टोरेज क्या है? सडन, ध्यान रखिएगा, सडन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में डाउन आता है, ठीक है। जब पीक आता है इलेक्ट्रिक सप्लाई में तो हमारा क्या होता है, कहीं कहीं पे किसी किसी शहर में डाउन हो जाती है, वोल्टेज डाउन होता है पीक टाइमिंग में। तो पीक टाइम को कंट्रोल करने के लिए छत्तीसगढ़ के 5 स्थानों को, ध्यान रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ के 5 स्थानों को पंप स्टोरेज हाइड्रो स्टोरेज में शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन सा होगा? तो पहला हसदेव बांगो कोरबा, ठीक है, हसदेव बांगो कोरबा, ध्यान रखेंगे आप, हसदेव बांगो कोरबा के बाद फिर रौनी पंप स्टोरेज हाउस हाइड्रो स्टोरेज हाउस जसपुर। इसके अलावा जसपुर के बाद आपका आता है दांगी, ठीक है, दांगी बोलो या दांगरी बोलो आप, ठीक है, दांगरी। तो एक हो गया हसदेव बांगो कोरबा में, दांगरी और रौनी जसपुर में, ठीक है, 2-3 हो गए आपके जसपुर में, दांगरी और रौनी। क्लियर रहेगा? दांगी और रौनी। इसके अलावा बलरामपुर, ठीक है, इसके अलावा बलरामपुर। अब बलरामपुर में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखेंगे आप, बलरामपुर की अगर हम बात करें तो कोटापल्ली, ध्यान रखिएगा, कोटापल्ली। क्लियर रहेगा? कोटापल्ली। अब कोटापल्ली हो गया, ये हो गया आपके टोटल 4 के बाद एक और साइट है आपका। अब ये साइट कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, ये साइट जो है आपका, ये रहेगा आपका गरियाबंद का, ठीक है। कौन है गरियाबंद में? सिकासेर, गरियाबंद जीबीडी। अब ये 5 स्थान है जहां पे हाइड्रो स्टोरेज लगाया जाएगा। काहे के लिए? तो बिजली का पीक टाइमिंग जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसे गर्मियों के दिनों में कम हो जाती है, तो वहां पे पीक टाइमिंग में ये हमें सप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस पर्वतारोही ने माउंट फ्रेंडशिप पीक, कहां पे है? सोलांग वैली। तो सबसे पहले जानना जरूरी है, सोलांग वैली है कहां? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हाइट 17,353 फीट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 17,353 फीट हाइट। कहां पे? सोलांग वैली, माउंट फ्रेंडशिप पीक। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का झंडा लहराया है, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक अभी चल रहा है, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का झंडा लहराने वाले हैं चमन लाल कोसे। याद रखिएगा, चमन लाल कोसे। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे बन जाएगा आपका डी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिव से पहले हमें अध्यक्ष के बारे में जानना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो हाल ही में निर्विरोध अध्यक्ष जुबीन शाह, याद रखेंगे आप, जुबीन शाह, ठीक है, जुबीन शाह को अध्यक्ष, सचिव के रूप में मुकुल तिवारी और प्रेम शंकर मिश्रा, याद रखेंगे, प्रेम शंकर मिश्रा उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, प्रेम शंकर मिश्रा। और ये तीनों पदाधिकारी जो हैं निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है, किसके लिए? छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। तो यहां पे पूछा गया है सचिव के रूप में, तो मुकुल तिवारी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, क्वेश्चन है, एशियन मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता 2022 में राज्य के किस एथलीट ने रजत पदक जीता है? रजत पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्ति हैं? जो
एशियन मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता 2022 में जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये रजत पदक जीता गया है बालिका वर्ग के लाइट वेट कैटेगरी में, बालिका वर्ग के लाइट वेट मतलब हल्के वजन में, लाइट वेट कैटेगरी में। और जीती कौन है? तनिष्का भंसाली। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीती है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। कहां की रहने वाली है तनिष्का भंसाली? कहां की रहने वाली है? रायपुर की। ध्यान रखेंगे आप, रायपुर की रहने वाली हैं। और इस प्रतियोगिता में 15 देशों के 280 खिलाड़ी भाग लिए थे। 280 प्लेयर जो हैं, एथलीट जो हैं, इसमें भाग लिए थे। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। ठीक है। तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोधन आयोग। यहां पे छूट गया है, ध्यान रखिएगा, प्रतिशोधन आयोग। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोधन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैं हिंट दे देता हूं, जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं, रिटायर। ठीक है, पूर्व जज हैं। इसके अलावा इनका कार्यकाल 4 साल का रहेगा, कार्यकाल 4 इयर्स का रहेगा। ठीक है, राज्यपाल की अनुशंसा के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। राज्यपाल के अनुशंसा पर इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। गाइस, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट आप जिन बातों को मैंने आपसे बताया है या आपको बोला है, डिस्कस किया है, उस बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। इस सेशन में मैं उसको इंक्लूड करना नहीं चाहता था, लेकिन वहां पर मैंने देखा महिला सशक्तिकरण वाली बात, इसलिए मैंने वहां इंक्लूड किया है। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या है आपका थॉट। आप अपना व्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब भी आप क्वेश्चन नंबर 5 के पास जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 पे इस बात को ध्यान से सुनिएगा और अपने व्यू को जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं वेट करूंगा आपके व्यूज का, आपके कमेंट का। मुझे जानना है आप लोगों के व्यूज क्या है इस मैटर पे। देन आफ्टर फिर हम आपसे लाइव भी आएंगे इन सारी चीजों पे। बहुत जल्द हम लोग लाइव भी आने वाले हैं, आपसे बात होगी, रूबरू होंगे हम एक दूसरे के थॉट्स को लेकर के और साथ ही साथ सारी चीजों के बारे में। महिला सशक्तिकरण ऐसे, अगर आप लोग पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे का एक टॉपिक महिला सशक्तिकरण इस बार आपके होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।